अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फाहद हुसैन साहब। कल सेनेट की पार्लिमानी कमेटी में जो झगड़ा हुआ उसके बाद एक हंगामा शुरू हो गया है। हुकूमती वज़रा ने भी इस पर धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू कर दी हैं और अपोजिशन भी इस हवाले से सख्त बयानात दे रही है। आजम सवाती साहब ने इलेक्शन कमीशन पर बड़े सख्त इल्जामात लगाए हैं। अब इस सारी सूरत हाल का नतीजा क्या निकल सकता है, इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पीडीएम के हवाले से भी बात करेंगे, जिसने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज एक मरतबा भरपूर तरीके से शुरू कर दिया है, मगर अपोजिशन जमातों की आपस की मार धाड़ आए दिन बढ़ती जा रही है। अपोजिशन की बड़ी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात आखिर क्या सोच कर लगा रही हैं, इनको क्या पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है, इस पर बात करेंगे और आखिर में 9/11 के दिन की याद ताज़ा करेंगे जिसको गुजरे 20 साल का अरसा हो चुका है। फाद साहब, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है अफगानिस्तान के मामले पर। यहाँ एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है पाकिस्तानी ऑफिशियल से, जिसमें रीजन के जो इंटेलिजेंस चीफ थे उनकी मुलाकात हुई है। तो कितनी सिग्निफिकेंट है ये मुलाकात? अच्छा वकास, देखिए मेरे ख्याल में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। पहले तो देखें ना, जब आप वो जो ममालिक हैं जिनके इंटेलिजेंस चीफ यहाँ पे आए हैं, अगर आप देखें वो कौन कौन से हैं, टोटल 8 हैं। और उसमें अगर हम गिने ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए, चीन, ईरान, काज़ाकिस्तान, पाकिस्तान जो कि मेज़बान है, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये 8 ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ जो हैं वो उनकी मेज़बानी की है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो हमारे जो ISI के डायरेक्टर जनरल हैं जनरल फैज़ हमीद। अच्छा, इन 8 में से 6 मुल्क ऐसे हैं जो अफगानिस्तान से जिनकी सरहद मिलती है डायरेक्टली। वो तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो वही है कि साथ उनकी मिलती है। यानी इसमें रूस और काज़ाकिस्तान के अलावा बाकी जो 6 ममालिक हैं, पाकिस्तान, ईरान, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इनकी सरहदें मिलती हैं ईरान से। और रूस क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है और साथ काज़ाकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इन 8 ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ का यहाँ पे आना और मेज़बानी हमें करना, इसकी जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है वो ये कि ये सिग्नल कर रहा है कि जो अब अमेरिका के इनखला के बाद जो रीजनल डायनामिक्स हो रही हैं उसमें अब पाकिस्तान का एक मरकजी किरदार हो, की प्लेयर बन गया पाकिस्तान, ठीक है ना। और एक तो बनना और एक उसके ऑप्टिक्स दिखाना। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब से ये मामला इनखला का हुआ है, आप सुन रहे होंगे मुस्तकिल तौर पर कि जी मगरिब में ये बातें गूंजना शुरू हो गई थी कि ये तो देखिए पाकिस्तान ये जो है वो गुड तालिबान बैड तालिबान खेलते थे। अगर पाकिस्तान ने इन तालिबान को जो है वो अपने मुल्क में जगह ना दी होती और उस तरीके से इनको इतनी हेल्प ना करते, तो शायद हमें उस तरह की रुसवाई का सामना ना करना पड़ता जो उनकी हुई। तो हमारा खतरा ये था और खदशा ये था, और कुछ हद तक है भी सही, कि हमें मुर्द इल्जाम ठहराया जाएगा। हाँ, स्केप कोड की बातें काफी अरसे से हो रही थी और ये भी कह रहे थे कि आइसोलेशन में पाकिस्तान चला जाएगा सफारती सतह पे भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोशिश ये होनी थी एंड मुमकिन है हो भी जाए। वो जो कोशिश होनी है, या अगर उस कोशिश होने का जो एक खतरा है उसको काउंटर करने के लिए इस तरह की चीजें बड़ी जरूरी हैं। क्योंकि इससे अब ये साबित हुआ कि कम से कम जितनी भी इलाकाई ममालिक हैं जिनका सबसे ज्यादा स्टेक है, क्योंकि इन ममालिक का हर हवाले से स्टेक अफगानिस्तान में जो अमन है, जो अमन हो आए, उसमें अगर अफगानिस्तान में कल कोई इन्वेस्टमेंट होनी है, तरक्की होनी है, दीगर मामलात होने, इन ममालिक का सबसे बड़ा स्टेक है। तो हमारे लिए ये ज़बरदस्त मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है। और मेरे ख्याल में एक तरीके से ये इस वक्त जबकि अफगानिस्तान में अभी भी सूरत हाल कुछ क्लियर नहीं हो पा रही ना कि क्या है, और इंटरनेशनल अभी तक रिकग्निशन भी नहीं हुई, उस कॉन्टेक्स्ट में ये मैसेजिंग पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा, इन चीफ्स के अलावा, कुछ दिन पहले CIA चीफ भी पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। उस हवाले से भी बड़ी अहम मीटिंग्स हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है और आइंदा आने वाले दिनों में भी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं अफगानिस्तान में। बिल्कुल, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि अब ये एक्नॉलेजमेंट भी हो रही है इन ममालिक की कि पाकिस्तान का क्रिटिकल रोल। देखे ना, CIA के चीफ जो है वो यहाँ आ रहे हैं, उससे पहले जो है अभी स्पेन के वज़ीर ख़ारजा जो है शायद वो आए हुए थे, उससे पहले कतर के सीनियर डिप्लोमेट्स आ रहे हैं। जो भी वो ममालिक जिनका कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट है, स्टेक है, उनका जो एक डिप्लोमेटिक ट्रैफिक है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और हमारे लिए ख़ास तौर पर देखिए, क्योंकि ये जो एक अभी हमारे ऊपर ख़तरा है ना कि जी ये एक वेव आनी है और उसमें कहीं पाकिस्तान के ऊपर कोई मसला ना खड़ा हो जाए। उस सैंक्शंस की बातें पहले से आप सुन रहे थे हो रही हैं। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अमेरिका में
कांग्रेशनल हियरिंग शुरू होने वाली हैं, जिसमें वो और ऑलरेडी उनके नोटिस आ गए, जिसमें उनका है कि जी अच्छा जी ये तमाम तर जो गवर्नमेंट के, अमेरिकी गवर्नमेंट के लोग हैं, चाहे वो उनके मिलिट्री आर्मी के चीफ हों, जॉइंट स्टाफ कमेटी के जो चीफ होते हैं, या उनके वजीर खारजा हों या वजीर दिफा हों, उनको कांग्रेस के और सेनेट के सामने बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, उनको ग्रिल किया जाएगा। एक लंबी डिबेट शुरू हो जाती है कि भाई क्यों आपने ये किया है, क्या हुआ। तो इस तरह की हियरिंग्स में फिर ये फिंगर पॉइंटिंग होती है कि वो जगह जी वो उनकी वजह से हुआ है, और फिर वो उससे हेडलाइनें बनती हैं और प्रेशर बनता है। तो ये जो सारा कुछ हम कर रहे हैं और ये हो भी रहा है, और आज की जो मीटिंग जिसका आपने जिक्र किया, इससे उस तरह के खतरे से निपटने के लिए मेरे ख्याल में हमारी पोजीशन जो है वो कदरे बेहतर होगी। अब थोड़ा पॉलिटिकल मामला जो हमारे मुल्क में दो हाथ कर लें, दो हाथ कर लेते हैं उनके साथ। कल दो हाथ आजम सवाती साहब ने करने की कोशिश की थी इलेक्शन कमीशन से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब मामला जो है ना, हो सकता है गवर्नमेंट की जो है ना वो अगेंस्ट भी जा सकते हैं इस किस्म के। तो सर व्यूअर की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरा बताएं कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और इस कमेटी में ये इंतखाबी इस्लाहात का मामला कैसे पहुंचा और जहां से ये सारा झगड़ा शुरू हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ना वकास, कल परसों जो हुआ, जुमे को जो हुआ, वो इंतहा की बदमज़गी हुई, और वहां पे जो कहा गया आजम स्वाति साहब की तरफ से, जो कि वफाकी वजीर हैं, कि जी इलेक्शन कमीशन को तो जला देना चाहिए और फलाना और धमकाना, और फिर वो वॉकआउट हो गया। ये जो एकदम वो फटे हैं एक तरीके से, ये बड़े अरसे से बिल्डअप हो रहा था। और उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, उन्होंने उनके लिए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं कि भाई जो हमने इंतखाबी इस्लाहात करनी, उसमें दो इस्लाहात हैं जो बस उनको वो दो चाहिए। एक है कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए, और दूसरी है कि ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट होना चाहिए। अच्छा, अब उन्होंने वो पत्थर में लकीर खींच दी, भाई ये हमें चाहिए, ये हमने करना ही करना है, हर हाल में करना है। मसला ये है कि उसमें ऑपोजिशन और इलेक्शन कमीशन दोनों के तराजात में चले। ऑपोजिशन का तो आप कह सकते हैं कि भाई वो क्योंकि हैं ही उनके मुखालिफ, तो वो उन्होंने तो कोई ना कोई एतराज करना है, अगर हम ये चलो एक सेकंड के लिए मान भी लें। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो एक आईनी इदारा है, और उसकी आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन का इनकाद। वो आर्टिकल 218 बड़ा वाज़ेह कहता है इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं और जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन करवाने, बड़ी डिटेल में उसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने हर हवाले से ये इंश्योर करना है कि फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। अब इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि आप ये जो ईवीएम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हक बनता है किसी भी गवर्नमेंट का कि वो कहे कि जी हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए, लेकिन उस इलेक्शन कमीशन के जो एतराज़ात हैं उनको पूरा तो करना चाहिए। भाई उनको जवाब दें, बोले यार ये नहीं, ये जो आपका एतराज़ है इसके पीछे हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या नहीं ये आपकी बात ठीक है, ये जो आपने ऑब्जेक्शन लगाई है इसको हम इस तरीके से करें तो ये आपका जो सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। जो भी है को बातचीत हो। यहां पे क्या हुआ है, गवर्नमेंट कहती है क्योंकि आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो आप मुखालिफ हैं, आप तो अपोजिशन के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी तो जो सिंपथीज हैं वो नून लीग के साथ है। यानी ये जो एक लड़ाई झगड़े का हमारा माहौल बना हुआ है मजमूई तौर पर पिछले को 3-4-5 साल, अब वो इलेक्शन कमीशन भी उसकी जो है ना उसकी आग में जो वो झुलसना शुरू हो गया है। और इससे अभी हम बात करते हैं थोड़ा कि इससे बड़े लॉन्ग टर्म डैमेजेस जो है वो हमें हो सकते हैं। अभी देखें ना, मिसाल के तौर पर अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो ईवीएम है इसके पीछे गवर्नमेंट को क्या है इंटरेस्ट, और अपोजिशन क्यों नहीं मान रही। गवर्नमेंट का ही कहना है, वो जिस तरह खान साहब कहते हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जी वो मैंने थर्ड एम्पायर न्यूट्रल एम्पायर मैंने लगाए थे, ठीक है, अच्छी बात है। ईवीएम को भी न्यूट्रल एम्पायर कह रहे हैं ना, शिबली फराज साहब ने कहा कि ये न्यूट्रल एम्पायर है इंतखाबात। देखिए उसके पीछे जो मंतक है ना वो ठीक है, यानी अगर कोई ये गवर्नमेंट कह रही है, कोई शख्स कह रहा है, कोई जमात कह रही है, कोई अपोजिशन वाला कह रहा है, मैं और आप कह रहे हैं, और जो हम कह भी रहे हैं कि यार पाकिस्तान में हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। सर मंतक तो तब ठीक होगी ना जब अपोजिशन जमातें, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक जगह बैठे और मुत्तफिक हो जाएं कि हाँ ये ठीक है, फिर तो उसकी मंतक बनती है ना। असल इशू ये जो आपने बात छेड़ी ना वकार, असल इशू है ये कि देखें हर जमात, हर गवर्नमेंट, हर स्टेक होल्डर जो है वो कोई प्रपोजल ला सकता है, और इस वक्त तो जो हमारे इलेक्शन के हालात हैं
कोई भी ऐसा प्रपोजल हो जिससे हमें उन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करने में मदद मिले, उसको उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन मसला ये हो रहा है कि इस पे बात नहीं हो रही, इस पे एक हुक्म सादर किया जा रहा है, बस जी हमने ये करना है, और अगर आप इसको नहीं मानते तो फिर हमारी आपसे कुट्टी है। यानी यही देखें ना, और यही हुक्म नजर भी आया जो आजम सवाती साहब की लैंग्वेज थी, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मतलब आड़े हाथों लेने की कोशिश की है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते में मंडे को शायद इलेक्शन कमीशन की बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है, और ये भी सुनने में आया है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान काफ़ी नाराज हैं जो उनका ये मतलब मामला हुआ है, गवर्नमेंट ने उनको इस तरह से बात की है। तो ये हुकूमत के लिए कितना एक नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, मैं ये इसका जवाब देने के लिए अगर आप इजाजत दें तो कुछ हम थोड़ा सा अपनी पटारी से कुछ निकालें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगर निकाल लें तो इंटरेस्टिंग हमारे व्यूअर्स को शायद थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। देखिए, इस टाइम ये जो ईवीएम का मामला है, इसमें स्टेक होल्डर कौन है? इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा स्टेक होल्डर। ठीक है, जाहिर बात है वो उसकी जिम्मेदारी है ये। बिल्कुल। अच्छा, इसको अभी पहले नीचे रखते हैं। ये क्यों है ये भी आपको समझ आ जाएगी। सही है। अच्छा, ये दो इंपॉर्टेंट हैं लोग, इनको अब नीचे रखते हैं। अच्छा, अब ये जो है, ये देखिए, ये जाहिर बात है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो यही है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। और ये भी हैं, इनका भी कोई जाहिर बात है कि ये लोग कहते हैं कि जमीन नहीं चाहिए। अच्छा, अब आम विकास जमहूरियत में क्या होता है? देखिए ना, जमहूरियत में होता है कि ये आपकी अपोजिशन है और ये आपकी हुकूमत है, ये आमने सामने है। पार्लियामेंट में भी ऐसी होता है कि इस तरफ इनके बेंचेस हैं, अपोजिशन बेंचेस हैं, इस तरफ जो हुकूमत बेंचेस हैं। इनका काम है आपस में इख्तलाफ करना, बहस करना, एक दूसरे पे तनकीद करना, और जो भी मामलात हैं उसमें इस तरीके से कोई ना कोई हल निकालना। हाँ, आखिर में कोई नतीजा निकालना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। और फिर हुकूमत का काम है पॉलिसी साजी। ठीक है, ये तो क्लियर है ना आपका। अच्छा, अब इसमें ये अगर गवर्नमेंट की साइड है और ये अगर सॉरी ये हुकूमत की साइड है और ये अपोजिशन की साइड है, अब इसके अलावा आपके पास आईनी इदारे हैं। ये आपका आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन। इसका काम ये नहीं है कि ये इधर इनके साथ ऐसे खड़ा हो जाए, नहीं, इसका काम है कि ये इधर खड़ा हो जाए। इसका काम में इसका काम है, ये आईनी इदारा है, ये इधर खड़ा। ये सियासत में तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये एक तरह का इसने जो सियासी तौर पर जो बहस मुबाहिसा हो रहा है, इसने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करना है। अच्छा, उसी तरीके से अगर आप देखें कि ये भी एक आईनी इदारा है, बिल्कुल ऐसा ही है, और सबसे आला तरीन है। जब इनके आपस में मसले हल नहीं होते तो वो आमतौर पे इधर आ जाते हैं, दोनों खुद वहां पे जाते हैं और बहुत ज्यादा जाते हैं। और कई बार जब जाते हैं तो ये उनको कहते हैं कि आप हमारे पास ना आए, आप खुद जाके अपने मसले हल करें। लेकिन भारत ये भी ना यहां होता है और ना ही यहां होता है। ये कहां होते हैं? ये भी साइड पे होते हैं। अच्छा, एक और है, ये हर प्रोग्राम में क्यों हम लोग ले आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, इनका भी विकास जाहिर बात है टेक्निकली तो ये हुकूमत का हिस्सा है ना, मतलब आइडियली स्पीकिंग तो ये अगर आप आईनी तौर पर चलें तो ये इस तरह हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन उस तरीके से नहीं है, क्योंकि इनका रोल जो है वो एक तरह का इधर आ जाता है एक तरीके से। अब मसला क्या हो रहा है, अगर हम इनको रख लें, मसला क्या हो रहा है? सर, इसकी पहले जगह बना लें कि ये किस जगह पे आएगा, एस्टेब्लिशमेंप इसको नहीं, देखे ना, मैं इसको यहां रख रहा हूं ना, ये अभी एक तरीके से इसको अंपायर ही मानते हैं ना लोग। ये भी इनको अंपायर को कौन कहता था कि जी अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है? हाँ, याद है आपको? इशू ये है कि अब ये झगड़ा पड़ा हुआ है, इसमें हुकूमत ने क्या किया है कि इनको कहा है कि जी आप तो इधर खड़े हैं। हाँ, बहुत वाज़ेह इल्जामात लगाए अब एक आईनी इदारे को अगर आप ऑपोजिशन के कैंप में लाके खड़ा कर देते हैं तो आपका जो बेसिक आईनी ढांचा है विकास, जिसके तहत एक सिस्टम चलता है, एक निज़ाम चलता है, गवर्नेंस होती, वो डगमगाने लगता है, कमजोर हो जाएगा। नहीं, आप देखें ना, कल को खुदा न खास्ता आप बोलें कि जी ये भी इधर खड़ा है या वो मसले खड़े जाते हैं। इशू अब ये हो रहा है कि क्योंकि हुकूमत के एक वजीर ने इस तरह के इल्जाम लगाए हैं, वो जो मंडे की मीटिंग है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बुलाई है, और वो इसीलिए बुलाई है कि अगर हमारे ऊपर इतने संगीन इल्जाम लगे हैं तो हम खामोश तो नहीं रह सकते। इसका जवाब क्या देना है, वो बिल्कुल स्ट्रेटेजी होगी उनके माइंड में। देखिए ना, इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर सकता,
जिस तरह ये लोग कल करते रहे, धड़ाधड़ इनके वजीर आके हुकूमत के करते रहे। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी पावर्स हैं, उसमें जुडिशल पावर्स भी हैं। मंडे को जो इनका इजलास हो रहा है उसमें वो ये मेरे ख्याल में फैसला करेंगे कि हमारी जो आईनी इख्तियारात हैं उनको सामने रखते हुए जिस तरीके से हुकूमती वज़रा ने हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए, क्या हम उसको एक्शन ले सकते हैं? तो उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग होने जा रही है। ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो मुश्तरका इजलास भी होने जा रहा है, उसमें हम बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी टॉपिक को हम जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा फाद साहब, हमने इलेक्शन कमीशन की मीटिंग की तो बात कर ली है। अगले हफ्ते मंडे को एक मुश्तरका इजलास भी होने जा रहा है। और हुकूमती जो वुज़रा हैं वो बाकायदगी से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने इस बिल को मुश्तरका इजलास से हर हाल में पास करवा लेना है। तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर मामलात कहाँ जाएंगे और कितनी गड़बड़ के चांसेस हैं? क्योंकि एक्सट्रीम पे अपोजिशन भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, तो होगा क्या सर? देखिए ना, अब वकास साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आपको बात बताऊँ, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि सेनेट की पार्लिमानी कमेटी में आज़म स्वाति साहब ने जो है वो बड़ी सख्त बातें कर दी, उससे एक दिन पहले एक और मीटिंग हुई। अच्छा। और वो इसी हवाले से थी, इलेक्शन ईवीएम्स के हवाले से थी, और उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे मौजूद। ठीक है। और वो एक बहुत बड़े और बहुत अहम घर के अंदर हुई। अच्छा। बहुत बड़ा घर है वो। ठीक है। सब इंपॉर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स थे उसमें थे, बहुत सारे थे, अक्सर जितने रेलेवेंट हैं उसमें थे। उसमें आजम स्वाति साहब भी मौजूद थे और वहां भी उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। अच्छा। इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और हमारे जराये में ये बताते हैं कि वहां भी जो इलेक्शन कमीशन के लोग थे वो उन्होंने इसको बहुत बुरा मनाया। सर इसका मतलब तो ये फिर स्वाति साहब को बाकायदा टास्क दिया गया है। अब देखें ना, ये यानी कि जुमेरात को भी वो उस एक अहम मीटिंग में जो एक बहुत बड़े घर में हुई वहां उन्होंने बात की, और उसके अगले दिन फिर सेनेट की पार्लियामेंट्री कमेटी में आके उन्होंने ये बात की। तो जाहिर बात है कोई ट्रेंड तो लग रहा है, और ये बड़ा खतरनाक है। और वो इसलिए भी खतरनाक है कि जो आपने अभी सवाल किया उससे जुड़ता है। देखिए, हुकूमत कहती है जी हमने तो करना ही करना है। सवाल इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमें ऑब्जेक्शंस हैं, ऑपोजिशन ने कहा हम नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा जी ईवीएम के जरिए तो ये इलेक्शन को चोरी कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। अभी क्या करेंगे? हुआ क्या था, अगर आपको याद होगा, इन्होंने पहले गवर्नमेंट ने एक इंतखाबी इस्लाहात का एक बिल बनाया, और मेरे ख्याल में जून में उन्होंने जब वो बिल बना तो उन्होंने उसको धौंस धमकी से बुलडोज करके नेशनल असेंबली से पास करा दिया। जब वो बिल पास हो गया उसको किसी ने पढ़ा भी नहीं था। जब वो पास हो गया तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने उसको पढ़ा और उन्होंने कहा जी इसमें तो आधी चीजें ऐसी हैं जो गैर आईनी है। फिर ऑपोजिशन को भी होश आई कि फिर हाईलाइट हुआ, और फिर हाईलाइट हुआ, तब तक वो बिल पास हो गया था। ये देखे ना हमारे यहाँ कानून साजी भी कैसे होती है, एक तमाशा है। उसके बाद जब शोर मचा तो फिर गवर्नमेंट ने कहा अच्छा हाँ चलें जी ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि आपको बड़ी ऑब्जेक्शन थी तो हम अब सेनेट में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स ले आएंगे जब सेनेट में जाएगा, क्योंकि कौमी असेंबली के बाद फिर सेनेट में जाता है बिल। वो सेनेट में आया, उसमें जो अमेंडमेंट्स होनी थी, या उसमें कोई लोगों ने अपनी सजेशंस देनी थी, या उसमें कोई एक नॉर्मल किस्म का डायलॉग होना था, या कोई गुफ्तगू या बहस होनी थी, उसकी बजाय क्या हुआ कल, उन्होंने कहा जी मैं तो आग लगा दूंगा। आग लगा देनी चाहिए सेनेट के इलेक्शन कमीशन को। वो सारा कुछ फारिग हो गया। सेनेट से उस कमेटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये सेनेट से पास करा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसका टाइम गुजर गया है। अब सिर्फ एक ही तरीका है, दो ऑप्शन है। या तो गवर्नमेंट ये कहे कि अच्छा जी चलें, आप सारों को अगर इतना ऑब्जेक्शन है ना तो हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, जो कि मुश्किल लग रहा है। गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। आप देख ही रहे हैं मामलात कैसे चल रहे हैं। इस गालम गलोच के बाद क्या रह गया पीछे का? सर दूसरा ये कहेंगे ठीक है जी ऐसा है तो फिर ऐसे ही हम इसको ज्वाइंट सेशन से पास करा देंगे। ज्वाइंट सेशन अभी तो कल मंडे को तो आ रहा है वो प्रेसिडेंट की स्पीच का, लेकिन ज्वाइंट सेशन गवर्नमेंट किसी भी टाइम में बुला सकती है। ज्वाइंट सेशन से अगर इन्होंने पास करा दिया वकास तो फिर ये लॉ बन जाएगा। अब ये इलेक्शन कमीशन पे लाजिम हो जाएगा, उनके सारे ऑब्जेक्शन, ऑपोजिशन के सारे ऑब्जेक्शन की ईवीएम में ये होगा, और ईवीएम में बड़ी सीरियस कंसर्न है, वो कानून बन जाएगा।
अब कानून बन गया तो अब सिर्फ दो काम हो सकते हैं, या तो इनको कड़वा घूंट लेना पड़ेगा। सर कैसे कड़वा घूंट लेंगे? ये मतलब पहले अपनी इतनी रिजर्वेशन का इजहार कर चुके हैं, अगर कानून बन भी जाता है तो ये कैसे मानेंगे फिर? देखिए कानून तो मानना पड़ेगा, लेकिन इशू ये है कि ये तो कह चुके हैं कि जी ईवीएम के जरिए वो टेस्ट ही नहीं हुए अभी तक। वो इलेक्शन कमीशन कहता है जी हम नहीं करा सकते। इस वक्त जो हालात हैं इनमें हम इनके जरिए ईवीएम्स और ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट अगले 2 साल में हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं करा सकते। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन अगर कानून पास हो गया तो फिर एक ऑप्शन तो ये है कि वो कहेंगे ठीक है जी अब आपने कह दिया तो अब जैसा हो सकता हम कर देंगे। लेकिन एक ऑप्शन और है, वो क्या है? मुझे आइडिया वो स्टेबल वही है कि ये अपोजिशन उस इदारे की तरफ किधर जाएगी? करेगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ, इधर जाएगी। हाँ, वो कहेंगे जी ये तो कानून गलत है, हम इसको चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि ये आइन को वायलेट करता है। अगर ये जाते हैं ऑपोजिशन वाले, ऐन मुमकिन है ये भी चले जाए, ऐन मुमकिन है, तो फिर बात घूम फिर के इधर आ जाएगी जहां हमेशा आती है। और वकास जब भी हमारे सियासी इश्यूज घूम फिर कर अदालतों में आते हैं तो ये हमारी सियासत का फेलियर होता है। यानी देखिए ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हमारे सियासतदान, हमारी सियासी जमातें, हमारी सियासी क़यादत के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो अपने मसाइल को हल सके, जो कि इदारा बड़े वाज़ेह तौर पे कह चुका वो कह भी चुका है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर ये इधर आ गया तो फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन मसला तो खड़ा हो गया, और मसला जो है वो सिर्फ एक बिल का या एक कानून का या एक ईवीएम का या एक ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग का नहीं है। मामला उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। जो हम बात कर रहे थे पहले, मामला इस निज़ाम का। आप देखें ना वकास के इस निज़ाम में जहां पे आप हमारी सियासी क़यादत इलेक्शन कराने की भी एबिलिटी नहीं रखती, जो कि सब सियासी जमातों का एक ख्वाब है और कोशिश भी करते हैं। पता नहीं कोशिश के पीछे नीयत क्या होती है, इसके बारे में अभी कोई वाजे नहीं है। देखिए ना 2023 के इलेक्शन तो आज से मुतनाज़ा हो गए, आज से स्टार्ट हो गया बाकायदा, जो है मुतनाज़ा हो गए 2 साल। अब आप सोचें कि ये पिछले चंद सालों से हमें क्या नजर आ रहा है? हमें नजर आ रहा है कि हमारी सियासी जमातें आपस में बात भी नहीं कर सकती। यानी अब सिर्फ लड़ाई है, झगड़ा है, एक दूसरे पे चीखना है, दूसरे को गालम गलोच करनी है। कोई कॉन्वर्सेशन, कोई डायलॉग करने के लिए ना कोई तैयार है और ना ही जो है वो लग रहा है कि उनमें वो एक कैपेसिटी है। इससे क्या हो रहा है? जमहूरियत है क्या? ये जमहूरियत तो यही है ना कि आपने अपने तमाम मसाइल जो हैं बातचीत से डायलॉग करें और एक रास्ता निकालें, उसमें मुज़ाकरात से, कुछ आप सुने, कुछ मैं कहूँ, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो, चीज़ हो जाए। जब वही ना हो पाए तो जो बेसिक बुनियाद है निज़ाम की, आपने वही कमज़ोर कर दी। अब अगर आप उस कमज़ोर बुनियाद के नतीजे में आपने अगले इलेक्शन भी मुतनाज़ा कर दिए हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं? यानी फिर 2028 तक वकास हम साल लड़ते रहेंगे, और क्या फिर उसके बाद फिर 2028 के बाद कब आना है इलेक्शन हमारा? 2033 में, फिर 33। यानी हम कहां जा रहे हैं? हम क्या कोई लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं रहा कि इन झगड़ों में, ये जिद के झगड़े हैं, ये अना के झगड़े हैं, ये सियासी मुखालफत जो कि सियासी दुश्मनी है उसके झगड़े, उसके नतीजे में जो कॉस्ट ये कौम और ये निज़ाम और ये मुल्क पे कर रहा है, किसी को नजर ही नहीं आ रहा। और वो इसी तरह अभी तक तो कोई इम्कान नहीं लग रहा, जैसे आप कह रहे हैं 2028 आए या 33 आए तो अभी ये झगड़े इसी तरह ही चल रहे हैं। इन्हीं झगड़ों में सर हम बात कर लेते हैं पीडीएम की अपोजिशन जमातें, वो एक अलग झगड़े। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी चले हुकूमत से तो लड़ना है ही है, हाँ। हम जरा पहले आपस में भी तो पहलवानी कर लें। हाँ, वो मेरे ख्याल में एक दोस्ताना मैच में पहलवानी कर रहे हैं ताकि उसके बाद हम तैयार होकर हुकूमत के खिलाफ एक माज खड़ा करें। देखें ना, पीडीएम का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो है वो आपस में अब एक मैच पड़ा हुआ है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से सिंध और साउथ पंजाब के दौरे पर हैं, जलसे कर रहे हैं। मैंने अभी बात की कि कुछ उनके करीबी साथियों से, अच्छा, जो अभी उनके साथ ही हैं उधर साउथ पंजाब में। उनका ये कहना है कि जी ये हम बिलावल साहब इन इलाकों में ज़रा कम ही आए थे, और कुछ डीजी खान तो पहले वो नहीं आए थे, तो बड़ी डिमांड थी कि आएँ और आके एड्रेस करें, तो चुनाचे वो आ रहे हैं। और जाहिर बात है वो अपना एक साउथ पंजाब में, जिस तरह हमने पहले ही बात की थी कि अपनी पोजीशन को थोड़ा सा बेहतर करना चाह रहे हैं। मगर इशू क्या है? इशू ये है कि आधे टाइम वो जो है वो इमरान खान साहब को निशाना बना रहे हैं, उससे ज़्यादा जो है
वो निशाना बना रहे हैं मौलाना साहब को। पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कल हुई थी, कल हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कुछ खास बातें की कि वो अब कुछ अपना एक स्ट्रेटजी वगैरह बना रहे हैं कि हम मजीद एक्टिवली किस तरह से जो है ना चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। देखिए इशू बिल्कुल क्लियर है, पीडीएम के पास इस टाइम पत्ते नहीं, उनके पास अगर हैं तो या वो कोई दुक्की है या कोई यानी उनके पास कोई बादशाह या कोई यक्का नहीं है। हाँ, यक्का नहीं है, ऐसा ही है। और दूसरा एक और प्रॉब्लम भी है, आधी नून लीग पीडीएम को मानती नहीं है दिल में, ऊपर से तो सारे मानते हैं, दिल में नहीं मानते। वो वाली नून लीग जो थोड़ी सी मुफाहमत की तरफ है, कहती है किन चक्रों में पड़े हुए, ना ये पंजाब की गवर्नमेंट गिरा सकते हैं, गिराने में इंटरेस्टेड हैं, ना ये फेडरल गवर्नमेंट गिरा सकते हैं, ना लॉन्ग मार्च जो है वो भी पीपल्स पार्टी फारिग हो चुकी है, ना इस्तीफों वाला ऑप्शन है उनके पास, ना इस्तीफों वाला ऑप्शन है पीपल्स पार्टी के बगैर। तो यानी कि ये फिर टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं ना, उससे बेहतर है कुछ और कर लो। तो पीडीएम के मामला जो हैं ये बिलावल भुट्टो जरदारी को नजर आ रहा है कि पीडीएम जो है उसके अब जो कहते हैं ना कि उसके जो एक सियासी जो घन गरज थी वो बहुत हद तक अब मध्यम पड़ चुकी है। अब ये कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक बात और क्लियर हो गई है, वो ये हो गई है कि 2023 के इंतखाबात जो 22 में हो जाए हमें नहीं पता। हाँ, ये भी बातें हो रही हैं, बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस भी किया था पिछले उसमें पीपल्स पार्टी की सियासत अपनी है, पीडीएम की अपनी है, ये क्लियर हो गया, बिल्कुल 100% क्लियर है। और उस सियासत को चमकाने के लिए जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीडीएम के ऊपर उंगलियां उठाते हैं या मौलाना साहब के ऊपर जो है वो इल्जाम तराशी करते हैं, जो कि वो बाकायदगी से कर रहे हैं, ये उस नई सियासत का हिस्सा है जो वो 2023 के लिए कर रहे हैं। सर आखिरी मिनट है हमारे पास, फिर ब्रेक पे जाना है। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि फिर ये जो अपोजिशन आपस में एक दूसरे की ले दे कर रही है, इससे क्या उनको पॉलिटिकल माइलेज क्या मिल रहा है, मौलाना साहब को या खास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को? देखें, बिलावल साहब ने क्या किया है कि उन्होंने अपनी सियासत को थोड़ा सा पीडीएम से इस तरफ करके, देखें ना, ये अगर ये पीडीएम है और ये गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट के साथ हम इसको भी चले, मैं ये हमेशा टेबल पे रखता हूं क्योंकि इनके बगैर हमारा प्रोग्राम होता है। मेरा ख्याल में मुस्तकिल हिस्सा इसको सामने रख दूं सामने रखें, बिल्कुल तो मेरा ख्याल है बेहतर है कि थोड़ा पीछे करके रखें। ये अगर गवर्नमेंट है और ये अगर पीडीएम है और गवर्नमेंट के साथ लेट्स अज्यूम के एस्टैब्लिशमेंट का, जाहिर बात है कि अभी एक आम तासुर तो यही है ना कि गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए, यहां पे पीपल्स पार्टी इनके साथ थी। अब पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, वो यहां से मूव किया है और वो इस तरफ चलना शुरू हो गई है। अच्छा, इस तरफ जब चल रही है तो गवर्नमेंट के करीब नहीं आ रही है, उनसे थोड़ा दूर हो रही है, पीडीएम से इनसे दूर हो रही है और गवर्नमेंट के साथ कुछ और लोग भी खड़े हुए हैं, तो वो अपनी पोजीशनिंग जो है वो इस तरफ करी। चुनाचे जब पीपल्स पार्टी इधर जो खड़े मौलाना पे हमला करती है तो वो अपनी यहां पे जो थोड़ी इस तरफ आने वाली पोजीशन है उसको मजीद मुस्तहकम करती है, क्योंकि मौलाना साहब सबसे ज्यादा बड़े नक्काद हैं। हाँ, तो अगर उनको बुरा भला कहा जाए तो आप थोड़े से दूसरी तरफ अपनी सियासी दुकान जो है उसको चमकाना शुरू करते हैं। ये स्मार्ट पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। अब इस स्मार्ट पॉलिटिक्स को क्या वो कैश करवा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है, लेकिन उन्होंने अपने जहन में ये कैलकुलेट कर लिया है कि हम अगर इस तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे तो हमारे लिए स्पेस ज्यादा क्रिएट होगी, क्योंकि ये वाली स्पेस जो है, जो हार्ड लाइन स्पेस है, वो नवाज शरीफ ने और मौलाना फजल रहमान ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर ली है। और बिलावल ये समझते हैं कि इसका उनको फायदा नहीं हो सकता इतना। अब देखें ना, अगर आप इजाजत दें तो मैं इससे थोड़ा सा जी, बस हमारा ब्रेक का भी टाइम हो रहा है। ये चाय की प्याली पे वो खड़े मौलाना साहब और यहाँ पे खड़े हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट। मौलाना पीपल्स पार्टी जब यहाँ पे आती है तो उसे पता है कि ये जगह तो ऑलरेडी ले ली गई है और ये इन्होंने पकड़ी, तो वो अपने लिए एक नई जगह क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद कहाँ जाना है वो फिर बाद में वक्त फैसला करेंगे। बड़ा डिटेल में सर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं आने वाले प्रोग्राम में भी। एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद एक और अहम टॉपिक पे बात करते हैं फाद साहब से। वेलकम बैक नाजरीन। अभी बात करते हैं 9/11 आने के हवाले से, जिसको गुजरे हुए आज 20 साल हो चुके हैं। फाद हुसैन साहब, 9/11 के टाइम पे आप वहाँ न्यूयॉर्क में ही थे,
तो आपने क्या देखा वहां पे, क्या हुआ, और जरा अहवाल बताएं हमारे नाजरीन को। देखिए 20 साल गुजर गए, वक्त कितनी जल्दी गुजरता है, और 20 साल में वकास दुनिया तब्दील हो गई है। और मैं उधर ही था उस वक्त जब ये हुआ था, और वो सुबह उधर वहाँ के टाइम के मुताबिक सुबह के तकरीबन 8:50 थे, 8:55 थे, ऐसा कुछ टाइम था। अच्छा। और जब वो टावर में आके वो लगा है प्लेन, तो वो मैं टीवी ऑन करके बैठा हुआ था, तो नज़र आया, तो जब देखा कि ये उधर हो रहा है तो बस हम हैं तो साफ ही। हाँ, तो पहला इंसिडेंट ये था कि भागो, तो वो हम निकले, और उस टाइम जब तक हम निकले तो ऑलरेडी वहाँ पे वो पैनिक मचना शुरू हो गया था। अच्छा। और बसों के रूट और ये बसें बंद हो रही थी। और दूसरी, मैं गुजरा तो वो ग्रोसरी स्टोर नहीं होते, सुपरमार्केट वगैरह, लोगों का रश वहाँ पड़ना शुरू हो गया। तो लोगों ने कहा क्राइसिस हो रहा है, तो खरीदारी शुरू हो गई थी धड़ाधड़। तो मैं, जाहिर बात है, वहाँ पहुँचते पहुँचते बड़ा टाइम लग गया जहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट खराब थी। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वो बिल्कुल वहाँ पर उन्होंने सील कर दिया था, लेकिन वो सारा गर्दा और वो जब वो गिरने के बाद जो सारा उसका वो एक समा पैदा हुआ था, वो बड़ा बहुत ही एक खौफनाक सूरत हाल थी वो। और जाहिर बात है, अब एक तरीके से मतलब है, यानी वो मेरी आंखों के सामने तो टावर नहीं गिरा, लेकिन उसके गिरने के मेरे ख्याल है कुछ ही देर बाद मैं पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद जितना वक्त मैंने वहाँ पे गुजारा वकास, मैंने उस मुल्क को, उस माशरे को अपनी आंखों के सामने चेंज होते देखा। और वो एक, यानी बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत एक जर्नलिस्ट, यानी मेरे लिए बड़ी एक आप क्या कहें कि एक इस तरह का वक्त था कि आप देख रहे हैं कि ये वो उस वक्त की एक वाहिद सुपर पावर है, और उसका माशरा, उसके लोग, उसकी सोच वो कैसे तब्दील हो रही है, लोगों के रवैये कैसे तब्दील हो रहे हैं, पॉलिसीज कैसे चेंज हो रही हैं। खास तौर पे आपका ताल्लुक पाकिस्तान से था, पाकिस्तान के हवाले से उस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस रीजन के हवाले से वो आप करीब से देख रहे थे। बिल्कुल। और उसके बाद क्योंकि वहाँ पे मैंने उधर एक बहुत बड़े टीवी चैनल में काम भी किया, उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है तो उसको उधर फ़ौरन हायर करो, क्योंकि उस टाइम जंग शुरू हो रही थी। तो वहाँ भी बड़ा कुछ सीखने को मिला। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए उस वक्त भी मुझे अच्छी तरह याद है कि लोग कुछ तो थोड़े सोचने वाले लोग थे, वरना तो एक इस तरह का एक, जैसे कहते हैं ना कि एक हवा चली थी, गुस्से की लहर आई थी, उसमें कहा जाए चढ़ दौड़ दुनिया पे जो कुछ हुआ। लेकिन तब भी कुछ लोग आए थे कि हम पता नहीं बहुत बड़ी गलती तो नहीं करने जा रहे। और आज देखें 20 साल के बाद जिस तरीके से उस वक्त के गुस्से की बुनियाद पर कितनी तबाही हुई, कितनी हज़ारों लोगों की अमवातें हुई हैं, मुल्क बर्बाद हो गए हैं, और आज यहाँ से अफगानिस्तान से किस तरीके से लोग। तो यही चीज़ मैं आपसे पूछने वाला था कि अगर हम उस वाक़े को फास्ट फॉरवर्ड करें कि जब अमेरिका अटैक करने जा रहा था अफगानिस्तान से, और अभी अमेरिका अफगानिस्तान से वापस जा रहा है, तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आप क्या चीज़ जो है वो आपके ज़हन में आती है कि किस तरह से एकदम से ये हालात चेंज हुए और मामलात यहाँ तक पहुँचे। देखिए ना, मसलन मैं आपको बताऊँ वकास, कि मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त यानी एक सुपर पावर का एक अपना ही मिजाज होता है, यानी उसमें एक घमंड होता है और एक अपनी इक़्तिदार का नशा होता है, वो नजर आता है। और उस वक्त जब इनकी ये एक शुरू हो रहा था, हर जगह सड़कों पे, निजी महफिलों में लोग कहते थे कि जी बस अब तो हमने ये गुस्से की, इंतकाम की आग को ठंडा करना है, और जो हमें मिले उस पर चढ़ जाओ। पूरी पब्लिक ओपिनियन कह रही थी कि जी जंग करो। लेकिन उसके बाद आप देखें कि वहाँ पे जिस तरीके से वो रिडिक्यूल कर रहे थे, यानी एक मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत की लहर जो उठी, तालिबान के खिलाफ जंग शुरू कर रहे थे, वहाँ पे कॉमेडी शोज में उनका मजाक उड़ाना, और जब उन्होंने आते ही अमेरिका ने कब्जा कर लिया तो वो जो नहीं अपनी छाती को पीटना कि देखा हम तो खा गए, हम तो ये हैं, हम तो हमारे सामने को ठहर नहीं सकता। लेकिन वक्त देखें 20 साल गुजरे हैं, और उस वक्त वो क्या सोच थी, और अब उसी मुल्क और उसी सुपर पावर के उन्हीं लोगों की क्या सोच, और उन्हीं तालिबान के साथ फिर कतर में वो मुज़ाकरात के टेबल पे भी बैठ के, और आज जो है वो पुरअमन तरीके से, वो अमेरिका तो ये कह रहा है कि पुरअमन तरीके से हमने अफगानिस्तान को अफगानिस्तान अवाम के हवाले कर दिया। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया फहद हुसैन साहब। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दी। अल्लाह हाफिज़।